हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस ले रहे थे, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, निम्मी के क्वेश्चन। अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है सिंप्लेक्स वेव बॉन्ड बोला है। वेव बाइंडिंग आर्मेचर के साथ एक 4 पोल का डीसी जनरेटर, उसमें 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स दिया हुआ है पर पोल 0.007 वेबर। उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है। देखिए ई बराबर होता है, ईएमएफ का फार्मूला होता है ई बराबर पी फाई जेड एन बटे में 60A। ये फार्मूला होता है, आप लोग को मालूम होगा। इसी फार्मूले में रखकर हम लोग इस ईएमएफ का मान निकालेंगे। एक चीज़ और जान जाइए, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी, और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर हमेशा 2 लेते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन में पी का मान क्या दिया हुआ है। 4 पोल की मशीन है, देखिए 4 रख देंगे। फाई का मान दिया हुआ है, फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है 0.007। जेड का मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने 1020, यहाँ पर रख दीजिए 1020। और क्या दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है 1500, यहाँ पर रख दीजिए 1500। इसके बटे में क्या हो जाएगा 60, ए बराबर 2 हो जाएगा। वेव बाइंडिंग की बात किया गया है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल करिएगा तो 6 दूना 12 और 6 25, 25 मिलेगा। ये इससे काट दीजिए 2 दूना 4। अब देखिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 2 है इंटू 0.007 इंटू 1020 है, इंटू ऊपर मिला है 25, यही मिला है। अब देखिए यहाँ से 0.007 जो दिया हुआ है, इसको हटाइए दशमलव को, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए 25 चौक को 100, यहाँ पे मिलेगा 4। अब देखिए 2 से 2 दूना 4, इतना हम लोग को मिला। अब देखिए क्या बचा है 7 और 102। इसको 2 से डिवाइड करिए 102 को, 2 5 10, 2 1 कम 2, 51 मिलेगा। अब 51 गुणते 7 बचा है, 51 गुणते 7, इसको आप लोग हल करिएगा। 7 1 कम 7 और 7 5 35, कुल मिला के क्या मिल गया 357 वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 357 वोल्ट। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोग सॉल्यूशन को सही से करिएगा तो आप लोग को 357 वोल्ट करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसमें बस कंडीशन यही थी कि वेव बाइंडिंग था, हमने ए बराबर 2 ले लिया। अगर लैप बाइंडिंग होता तो ए बराबर पी होता। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। कल की क्लास में आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो हमने बताया था आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए 2 मेथड हम लोग अपनाते हैं। एक होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग उपयोग कर लेते हैं, दूसरा होता है इंटरपोल की वाइंडिंग उपयोग कर लेते हैं। तो बेअसर करना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं ऑप्शन। आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर करना, आइए देखते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, पहले ही ऑप्शन में दे दिया है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग उपयोग कर लीजिए, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। कोई डीसी जनरेटर है, लंबे समय से उपयोग में नहीं ले रहे हैं, वैसे ही रखा हुआ है, तो इस पर क्या प्रभाव होगा। फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व जो कि होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, किसी भी जनरेटर में वोल्टेज के बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में तो अलग से देकर हम लोग इसको बना लेते हैं, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जैसे शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर की हम लोग बात किए थे, तो उसमें इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग लंबे समय तक रख देंगे जनरेटर तो क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, वैसा ही क्वेश्चन है।
4 पोल का डायनमो है, उसमें प्रेरित ईएमएफ की गणना करना है। 1000 आरपीएम पर चल रहा है, लैप बाउंड है। देखिए इस पे आप लोग गौर करिएगा, लैप बाउंड है और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है 0.064। वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन होगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ई बराबर क्या होता है फार्मूला, P5 ZN/60 है, ये फार्मूला है, इसी पे हल करना है। अब आइए हल करते हैं। P का मान कितना दिया हुआ है, 4 पोल है। देखिए बोला 4 पोल की मशीन है, यहाँ पर रख 4। फाई का मान क्या है, 0.065 और क्या दिया हुआ है Z, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं 600, स्पीड कितनी दी हुई है 1000, और क्या दिया हुआ बटे में हो जाएगा 60। ए बराबर क्या रखेंगे, लैप वाइंडिंग है। देखिए लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, ए बराबर पी, जितने रास्ते होते हैं समांतर पथ उतना ही पोल की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर पी, तो पोल की संख्या 4 है, तो यहाँ पे ए बराबर 4, ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसको हल कर लीजिए, 60 दहा में 600। अब देखिए यहाँ से 0.064 जो दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, ये 1000 से 1000 कैंसिल कर दीजिए। अब ये 64 ऊपर बच गया, 64 और ये 10 बच गया, तो 60 दहा में 600, 64 दहा में कितना हो जाएगा 640 वोल्ट। तो इसमें हम लोग को क्या आंसर मिल गया, 640 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि मेन मुख्य क्षेत्र का प्रवाह का मतलब फ्लक्स डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, विकृत होने का मतलब होता है डिस्टॉर्शन हो जाए, तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2 फ्लक्स होते हैं जनरेटर में, एक हमारा आर्मेचर वाइंडिंग से जो फ्लक्स मिलता है वो होता है मेन फ्लक्स, और एक होता है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स। तो यही क्वेश्चन में बोला कि मेन क्षेत्र का जो प्रवाह है फ्लक्स है वो डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, यानी डिस्टॉर्टेड हो जाए। कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर मेन फ्लक्स जा रहा था वो डिस्टॉर्टेड हो जाए कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ बढ़ जाएगा, प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होगा, या प्रेरित ईएमएफ में शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर डिस्टॉर्शन होगा मेन फ्लक्स में, फ्लक्स का मान डिस्टॉर्शन होने का मतलब कम हो गया, जब फ्लक्स कम हो गया तो यहाँ पे ईएमएफ भी कम मिलने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, प्रेरित ईएमएफ घटता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने से ब्रश में स्पार्किंग नहीं होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ये भी रीज़न नहीं है कि ब्रश में स्पार्किंग हो। एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है देखिए इस तरीके से हमारा होता है, नो लोड की कंडीशन में एमएनए और जीएनए दोनों एक जगह होते हैं नो लोड पर, लेकिन जब लोड आता है तो एमएनए शिफ्ट हो जाता है। जब शिफ्टिंग होती है एमएनए की स्थिति बदलती है तो वहाँ पे एक स्पार्किंग भी होती है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि ब्रश में भारी स्पार्किंग कब होगी, जब एमएनए और जीएनए की स्थिति बदलेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए हमारे जनरेटर का है, तो जनरेटर से एक हमारा वाइंडिंग या आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इसी प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है, इसको मापना है। देखिए हम लोग चाहते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध कम से कम हो, क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलेगी तो इसमें ड्रॉप कम से कम हो। जब कम से कम ड्रॉप होगा तभी तो लोड पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो इसलिए हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, वो कम कितना होता है, 1 ओम से भी कम होता है। तो अब आइए क्वेश्चन पर कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे। देखिए मेगर की बात कर लिया जाए तो मेगर क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध को मापता है मेगा ओम में। लेकिन हम लोग को मापना क्या, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध जो कि बहुत कम होता है। अभी हमने बताया मल्टीमीटर से आप लोग वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का मापन करते हैं। और देखिए श्रेणी प्रकार का ओम मीटर से भी प्रतिरोध मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केल्विन ब्रिज को कभी कभी केल्विन का डबल ब्रिज भी बोलता है। इसी के द्वारा हम लोग लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का, इसको मापने के लिए केल्विन का ब्रिज इस्तेमाल करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए
कोई भी हमारा वाइंडिंग है तो वो जब वाइंडिंग कभी कभी आपस में शॉर्ट भी हो जाती है और कभी कभी ओपन सर्किट भी हो जाता है, तो उसका हम लोग टेस्टिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टोंग टेस्टर, टोंग परीक्षक जिसको बोलते हैं, इंटरनल ग्राउलर, आंतरिक ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर और डिजिटल मल्टीमीटर। याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों टेस्ट करना है आर्मेचर वाइंडिंग का, हम लोग उसके लिए उपयोग करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? देखिए डीसी मोटर है, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग करके या फील्ड वाइंडिंग से भी कंट्रोलिंग कर लेते हैं और आर्मेचर से भी कंट्रोलिंग कर लेते हैं, आर्मेचर को डाइवर्ट करके, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके। ये सभी मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो कहने का मतलब है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण करना है तो ये मेथड एक दिखाया गया है। इसमें कौन सा मेथड है? फील्ड डाइवर्टर विधि। देखिए फील्ड वाइंडिंग ये है, इसको कुछ किया गया है, इसको कोई भी, इसके साथ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया गया। अब देखिए फील्ड टैपिंग विधि, देखिए जैसे हमारा फील्ड वाइंडिंग है, अगर इसमें टैपिंग की गई होती इस तरीके से बीच में कहीं टैपिंग कर दिया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। वोल्टेज कंट्रोल विधि और दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में आर्मेचर डाइवर्टर विधि। देखिए ये आर्मेचर है पूरा, इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगाया गया है, ये क्या किया गया है? आर्मेचर को डाइवर्ट करके स्पीड कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आर्मेचर डाइवर्ट विधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? देखिए कोई भी कॉइल होती है जो आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, उसको हम लोग कापर यानी तांबे के तार का ही बनाते हैं। तो वही की उसी की बात कर रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाएगा? उसके लिए उपयोग किया जाता है सुपर एनेमल तांबे का तार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करना है। डीसी मोटर है उसकी स्पीड का कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए एक फार्मूला होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/φ। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, N = EB/φ। अगला क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे? देखिए A P होता है कब? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है तो A P, लेकिन डुप्लेक्स से बोल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर रास्तों की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 4 दिया हुआ है इंटू 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? देखिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दो चीज़ होती है, इसके बारे में हमने बताया था कि डीसी मोटर पूछे तो डीसी मोटर में हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उसी का उपयोग करते हैं। और डीसी जनरेटर में हमेशा फ्लेमिंग के राइट हैंड, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उसका उपयोग करते हैं। बात किया किसकी? डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में कौन सा नियम लगेगा? आर्मेचर के घूमने की दिशा निर्धारित करना, यानी कि मोटर घूम किधर रही है, उसमें हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मोटर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है? कहता है कि 3 उंगलियों को परस्पर 90 डिग्री पर इस तरीके से फैलाएं, यह अंगूठा गति की दिशा बताता है, यही बताएगा किधर मोटर घूमेगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र ये धारा की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का क्या नाम है? देखिए यहाँ से सप्लाई दिया गया है, मोटर में सप्लाई दिया जाता है, जनरेटर से सप्लाई लिया जाता है। यहाँ से सप्लाई जा रही, करंट जाएगी। ये आर्मेचर था, यहाँ से इसके समांतर में, आर्मेचर के समांतर में देखिए एक वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया गया है। जब समांतर में वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग शंट बोलते हैं। तो ये मोटर कौन सी हो गई? डीसी शंट मोटर। इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर आर्मेचर जो दिया हुआ है इसके सीरीज में इस तरीके से वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं और यहाँ से सप्लाई देते हैं, तब कौन सी मोटर हो जाएगी? ये तो सीरीज में हो गया ना आर्मेचर से, तो यहाँ पे सीरीज मोटर हो जाती है। लेकिन ये शंट में वाइंडिंग कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? शंट मोटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? दाहिना हाथ पकड़ नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए मोटर की बात किया है, यहाँ पे लग जाएगा आप लोग का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए शंट मोटर में एक चीज़ होता है बैक EMF, इसका फार्मूला मिलता है EB = V - IA/RA। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए धारा का मान, IA का मान, तो क्या हो जाएगा? EB
इधर v को भेज दीजिए तो ई बी माइनस वी बटा ए बी माइनस वी बटा आर ए बराबर हो जाएगा क्या, आई ए। अब देखिए आई ए का मान क्या दिया हुआ है, वी माइनस ई बी करके दिया हुआ है, वी माइनस ई बी बटा, देखिए ये माइनस आई ए बचा हुआ है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई ए का मान जब प्लस में निकालेंगे तो इसको भी चेंज करना होगा, इसको चेंज कर लीजिए, ए बी माइनस वी है तो वी माइनस ई बी हो जाएगा, वी माइनस ई बी बटा आर ए। तो यहाँ से जो पूरा हम लोग को मान मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, आई ए बराबर क्या मिल गया, वी माइनस ई बी बटा आर ए। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। देखिए फ्लक्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तो दो नियम होता है, या तो हम लोग कार की स्क्रू नियम भी लगा सकते हैं और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा निर्धारित करना है। देखिए करंट की डायरेक्शन अगर मालूम है तो हम लोग कार की स्क्रू नियम से डायरेक्शन निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की या फ्लक्स की, लेकिन यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें, यानी कि किस टाइप की मोटर है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। मान लीजिए हमारा आर्मेचर है, एक होता है कनेक्शन इस तरीके से, एक वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट है, ये शंट वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट है और यहाँ पे हमारा लोड है। एक कनेक्शन तो ये हो गया, एक कनेक्शन होता है आर्मेचर ये है, एक वाइंडिंग को इधर कनेक्ट कर दीजिए, एक वाइंडिंग इधर कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ लोड लगा दीजिए, दो कनेक्शन होता है। इसमें से कौन सा कनेक्शन है ये, देखिए ये वाला जो कनेक्शन है ये लॉन्ग शंट का है और ये शॉर्ट शंट का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आर्मेचर से क्या किया गया है, आर्मेचर है ये, इससे दोनों वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट किया गया, देखिए ये वाला सिंबल दिया गया है। आर्मेचर से श्रेणी क्रम में कोई वाइंडिंग नहीं है, ये वाला कनेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए बैक ईएमएफ निकालने का फार्मूला होता है ई बी बराबर पी फाई जेड एन अपान 60A। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, पी फाई जेड एन बटा 60A, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया उपकरण का नाम क्या है। देखिए एक उपकरण दिखाया गया है यहाँ से, तो इस उपकरण को आप लोग को फिगर दिया जाएगा डायरेक्ट और पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन सा है, बाहरी ग्राउलर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर क्या करता है, इससे पहले अभी हम लोग इसी क्लास में क्वेश्चन आया था। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, निम्मी के क्वेश्चन हम लोग जिसको सॉल्व कर रहे हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आया था कि एक्सटर्नल ग्राउलर नहीं, क्वेश्चन ये आया था कि ओपन सर्किट टेस्ट वाइंडिंग का करना, आर्मेचर वाइंडिंग का, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों को करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, उसको हम लोग वहाँ पे उपयोग कर रहे थे एक्सटर्नल ग्राउलर। तो वही एक्सटर्नल ग्राउलर का ये सिंबल होता है, क्या है, एक्सटर्नल ग्राउलर का सिंबल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो फिगर दिया हुआ किसका है, एक्सटर्नल ग्राउलर का। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग डे बाय डे इलेक्ट्रीशियन की क्लासेज, एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन निम्मी के द्वारा दिए गए हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में, उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के भी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारी क्लासेस पसंद आ रही हों आप लोग को, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।